मॉक नंबर 5 है। कौन सा है? एनवायरमेंट का मॉक नंबर 5 है। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करेंगे, फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे। हम सभी के अभी के 30-30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट ला रहे हैं। विश्वास मानिए, जो भी आपका पीसीएस का और आरओआर का एग्जाम होगा, उन सब में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से और कह सकते हैं एनी टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को आप लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लीजिए। ये मॉक टेस्ट की बात करें हम, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट आपका 125 प्लस का, कि आप 125 प्लस के नजदीक आपके क्वेश्चंस पहुंचे। ठीक है, वेल बात करते हैं अब इस ये क्या हमारा ये जो एग्जाम है ये आपका यूपीपीएस 2024, इसके साथ साथ आरओआर का जो री एग्जाम है 2023 वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपर 30 आपके क्वेश्चन वाइज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? भारत में जो बाघ परियोजना है उसको कब स्टार्ट किया गया था? जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। भारत में जो बाघ परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? एवरीवन, सभी लोग, चलिए मेरी आवाज आ रही है, अच्छी बात है, एक बार राधे राधे बोल दीजिएगा, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? आपको इसका उत्तर देना है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए, तो भारत में जो बाघ परियोजना की बात की जाती है, ऑप्शन हमारे पास है ए 1968 में, बी 1973 में, सी 1984 में और डी 1993 में। तो याद रखिएगा, भारत में जो बाघ परियोजना है, ठीक है, उसकी स्थापना मतलब उस कब की गई थी? 1973 में। इसको कब से प्रारंभ किया गया है? 1973 में, क्योंकि जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, कौन सा हमारा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम, ये आपका 1972 वाला पारित किया गया था। उसी के जस्ट बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। कौन सा आया था हमारा? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये हमारे किसकी बात कर रहा है? ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा था, जो कब हुआ था हमारा? 1973 में। इसके साथ साथ जब बात करते हैं पर्यावरण, जो क्वेश्चन बनते वही सारा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया था? तो ये आपका 1986 में आया था। इसके बाद याद रखिएगा। ठीक है, जब जैव विविधता अधिनियम की बात आएगी तो 2002 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग भी लाइव हो फटाफट को आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम इन क्लासेस को और अच्छा प्रॉपर हम लेके चलें। ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं इसको और अच्छी तरह से। इसके साथ साथ एक और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन क्लासेस में आप लाइव रहा करिए। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इनको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। दैट इज मैंडेटरी, वो ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जो आप कुछ लिखते हैं आंसर्स के बारे में तो ये हमें भी मोटिवेट करता है। ठीक है, वेल आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सा एक मानव जनित जीनोम का एक उत्पाद है, उदाहरण है, सॉरी, निम्न में से कौन सा एक मानव जनित जीनोम का जीवोम का उदाहरण है? जीनोम होना चाहिए। ठीक है, का उदाहरण है। ए जलतंत्र, बी घास का मैदान, सी वर्षा वन और डी फसली भूमि। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है जो मानव जनित है। एवरीवन, आसान क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका मानव जनित है? क्या हमारा है? मानव जनित है। आपको इसके बारे में बताना है, जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा आपका मानव जनित है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जब मानव जनित जीवों की बात करते हैं तो आपको पता होगा जो जल तंत्र है ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका जल तंत्र होता है, ठीक है, ये आपका एक्वेटिक सिस्टम है, ये बिल्कुल नहीं है। घास का मैदान, क्योंकि घास का मैदान भी क्या होता है? नेचुरल होता है। वर्षा वन, वर्षा के जो वन होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। वर्षा के वन भी क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। बट जब हम बात करते हैं आपकी फसली भूमि की, जो आपकी फसली भूमि होती है इसको हम मानव लगाता है। ये हमारा क्या होता है? ये आपका मानव जनित होता है। फसली भूमि क्या होती है? ये आपकी मानव जनित होती है, मतलब इसको मानव इसका क्या करता है? निर्माण करता है। तो फसली भूमि को हम क्या कहेंगे? मानव जनित। और अगर इंग्लिश में कहते हैं तो कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। और बाकी जल तंत्र हो गया, घास का मैदान हो गया, वर्षा वन हो गया, ये सारे के सारे क्या आपके प्राकृतिक रूप से हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा जानवर
बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? वाह। निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शंस देख लीजिएगा और फटाफट कमेंट करने की कोशिश करिएगा। निम्न में से ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, जो सबसे लॉन्ग टाइम तक आपका बिना पानी पिए रह सकता है? जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिए। देखिए काफी लोग लाइव रहते हैं पर पता नहीं क्यों आप लोग आंसर नहीं देते हैं। दे दिया करिए भाई, इट्स मैंडेटरी। अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर देते हैं, तो जब आप लोग आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है। कोशिश किया करिए कि आंसर दिया करिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव जनित, ठीक है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी समय तक रह सकता है? ए जिराफ, बी ऊंट, सी कंगारू और डी कंगारू चूहा। मैक्सिमम लोग आप यहाँ ऊंट लगा रहे होंगे क्योंकि जो ऊंट होता है, ऊंट को क्या कहते हैं हम? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को हम क्या कहते हैं? हम रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या कहते हैं हम? रेगिस्तान का जहाज। तो जो हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर क्या होते हैं? गद्दीदार होते हैं, तो आराम से उछल उछल के तेजी के साथ चलता है। यही एक रीजन से इस ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके साथ साथ जो ऊंट होता है, ऊंट में जो हम्प होता है, ऊंट में जो हम्प होता है या जिसे हम हिंदी में हम कुबड़ कहते हैं, क्या होता है? कुबड़ कहते हैं। ऊंट में जो हम्प या कुबड़ होता है ये वसा को स्टोर करता है। इसको स्टोर करता है, ये आपका वसा को स्टोर करता है या कह सकते एकत्रित करता है। वसा को एकत्रित करता है। ये क्या करता है? ये आपको वसा को एकत्रित करता है। तो यही एक रीजन है, ये वसा को एकत्रित करता है। तो यही एक रीजन है कि जो कुबड़ है आपका, जो कुबड़ या हम्प है ऊंट का, ठीक है, ये वसा को संतुलित करता है। इसके साथ साथ इसमें थैली मिलती है जिसमें अपने पानी को भी स्टोर कर लेता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यही एक रीजन है कि ऊंट जो है लंबे समय तक पानी में रह सकता है। बट यहाँ पे पूरी बात की जा रही है कि रेगिस्तान में या नहीं, बोलना है कि सबसे लंबे समय तक। उसका सही आंसर हमारा क्या है? कंगारू चूहा। जो आपका कंगारू चूहा, ये चूहे की ऐसी वैरायटी है जो सबसे लॉन्ग टाइम तक, सबसे लॉन्ग टाइम तक क्या होती है? ये बिना पानी पी रह सकता है। तो कंगारू चूहा याद रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ऊंट के बारे में तो कुछ मुझे बताना था कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ऊंट लगा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। चलो ऊंट किसी ने लगाया, अच्छी बात है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी फटाफट आंसर दे दिया करिए, वरना बुरा मान जाऊंगा मैं, आप लोगों से नाराज हो जाऊंगा, ठीक है। वेल आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनजीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? ए भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में और डी पुडुचेरी में। डी हमारा क्या? पुडुचेरी में। जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। एवरीवन हु इज लाइव देयर देन प्लीज ट्राई टू अटेंड दीज क्वेश्चंस। कि जो भारत का राष्ट्रीय आपका नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, क्या नाम इसका है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो सेंटर है ये आपका मरीन मतलब पानी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ पे? जो आपका जल के अंदर। और किस जल के अंदर? समुद्री जल के अंदर। तो समुद्री जल के अंदर जो जैव विविधता है, समुद्री जल के अंदर जो जैव विविधता है, तो उसके लिए हमारा ये इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसको संरक्षण के लिए नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन देख लीजिएगा, भावनगर, जामनगर, आपका मुंबई और डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी और डी तो नहीं है, आपको इन दोनों में से बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिए भाई, इतना टाइम लगाते हैं आप लोग, बहुत टाइम नहीं है हम लोग के पास, जल्दी से बताइए कि कहाँ है हमारा ये नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, कहाँ है? जल्दी से बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आती, इतने लोग लाइव रहते हैं पर पता नहीं क्यों आप लोग आंसर नहीं देते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है। जल्दी से बताइएगा। अरे आप नहीं बताएंगे नाराज हो जाऊंगा मैं। अब इसमें से बता ही सकते हैं, जामनगर और भावनगर में। इसका सही आंसर हमारा क्या है? जामनगर में। तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ हमारा है? जामनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शंस है 22 मार्च, बी 22 मई, सी 23 जून और डी 16 अप्रैल। जल्दी से बताइएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। आपको इन दोनों में से चूज करना है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। हाँ, याद रखिएगा जो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए उससे पहले याद रखिएगा जो अलग अलग डेट होते हैं, जैसे एक होता है 5 जून। जो आपका 5 जून है इसको क्या कहते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या कहते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो याद रखिएगा बिल्कुल, यह बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो आपका 2 फरवरी है, कौन सा हमारा है, जो 2 फरवरी है इसको बोलते हैं हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या बोलते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्या बोलते हैं इसको हम, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसके साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट है, एक आपका होता है 16 सितंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, 16 सितंबर। जो आपका 16 सितंबर है या 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं आपका ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं हम, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं किसका कमेंट सही है भाई। जिसके पास भी समय था फटाफट आप लोग सर्च करके लिख सकते थे कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। और इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका 22 मई। जो आपका विश्व जैव विविधता दिवस है उसको हम 22 मई को मनाते हैं, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसे किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। हमारे ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर और डी एक्सोस्फियर। डी हमारा क्या है, एक्सोस्फियर। तो आपको बताना है निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। सभी लोग, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ए ट्रोपोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर और डी एक्वोस्फियर। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, तब तक मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं। फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। जब तक आप लोग देख रहे हैं, आइए मैं बताता हूं। देखिए, जब बात करते हैं ओजोन की, जो आपका ओजोन होता है इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या फार्मूला होता है, O3 होता है, जो कि हमारे किससे मिलकर बना होता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से। नेसेंट ऑक्सीजन को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हिंदी में हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इसी से मिलकर बना होता है। जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस है, ये एक लेयर बनाती है। क्या होता है, ये एक लेयर बनाता है और उसी लेजर लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ओजोन लेयर कहते हैं। याद रखिएगा, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और पॉइंट याद रखिएगा। जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है हार्मफुल यूवी रेज को, जो आपकी हार्मफुल यूवी रेज है ये उनको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब, उनको सोखता है। और ये हार्मफुल जो यूवी रेज है, जो बात करो हार्मफुल यूवी रेज के, अगर ये बहुत ज्यादा पृथ्वी पर आने लगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। इससे क्या होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग, इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग मतलब कह सकते हैं वैश्विक उष्मन, इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। इसके साथ साथ स्किन कैंसर, इसके साथ क्या होगा, बहुत सारे स्किन कैंसर टाइप के डिजीज भी होंगे इसके चलते। अब ये जो ओजोन लेयर है इसकी मोटाई को, इसकी मोटाई को हम कैसे नापते हैं, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर की मोटाई को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाप्सन। उस यूनिट का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है डाप्सन। इसको हम डाप्सन से मेजर करते हैं। अब बात करते हैं कि सर जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर को हानि किससे है, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर को हानि है आपके, जो भी आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज है, जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज है, इससे ओजोन लेयर को हानि है। इसके साथ साथ जो सबसे फेमस है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की गैसेज है, उनसे भी क्या है, ओजोन को बहुत ज्यादा हानि है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधे बोलेंगे आप सर 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
मुझे लगता है मैक्सिमम चीज मैंने ओजोन के बारे में बता दी है। ओजोन की जो सर्वाधिक सांद्रता होती है वो कह सकते हैं 16 से लेकर 32 किलोमीटर तक। 16 से लेकर 32 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इसकी सांद्रता ज्यादा होती है। अब आइए जल्दी से मिला लीजिए, देखते कितने लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। भाई किसी का आंसर सही नहीं आया कोई? अच्छा, जज क्रिएटर्स पिंकू अग्नोत्री, पिंकू अग्नि ए, बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। चलिए, वैसे बी सही नहीं है, ठीक है। जिन्होंने भी सी लगा रखा है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगा रखा है स्ट्रेटोस्फियर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ए केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बवंडर की, और डी उपयुक्त सभी की। वैश्विक उष्मन मतलब ये कि जब आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। पहली बात याद रखिएगा, जो आपका वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग है। जो लोग भी लाइव हो इसका आंसर देने की पक्का कोशिश करिए, इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए, जब बात करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग की, इसकी बात करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग की, जब आप बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है उनको क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। इन ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेन गैसेस है, ठीक है, वो आपका क्या है? सबसे अधिक जो यूज होता है वो होता है वाटर वेपर। क्या होता है हमारा? वाटर वेपर। वाटर वेपर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ आपका CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप कह सकते हैं कि मीथेन, मीथेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये भी क्या है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इन सबको याद रखिएगा कि इन्हीं के चलते आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जब वैश्विक उष्मन होता क्या है? तो वैश्विक उष्मन होता यह है कि पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या करता है? धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? चक्रवात आएगा, केवल तूफान आएगा, केवल बवंडर, सारे के सारे आएंगे। तो ऑप्शन डी जिन्होंने लगा रखा है बिल्कुल सही है। हाँ, कोई श्याम है जिन्होंने ऑप्शन डी लगा रखा है। श्याम, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा इसमें क्या है? एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इसमें से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए जयमंडल आगार, बी वानस्पतिक बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, और डी पवित्र उपवन। तो आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। आइए देखिए, जब बात करेंगे आप स्ववासन संरक्षण रणनीति की, तो कुछ चीजें याद रखिएगा। जो लोग भी लाइव हो इन ऑप्शंस का सही उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बट आइए तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब बात करेंगे हम स्ववासन संरक्षण रणनीति का, देखिए जो आपकी संरक्षण रणनीति, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है हमारा एक्स सीटू। क्या होता है? एक्स सीटू। इसको कहते हैं हम स्वस्थाने। क्या कहते हैं हम? स्वस्थाने। और इसको कहते हैं हम परस्थाने। परस्थाने। देखिए, स्वस्थाने का मतलब ये होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, अगर उसको उसी में हम संरक्षित करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके प्राकृतिक आवास में हम संरक्षित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्वस्थाने। क्या बोलेंगे हम? स्वस्थाने। अब इस स्वस्थाने में क्या हो जाएगा हमारा? जयमंडल आगार आ जाएगा। जयमंडल आगार, इसमें हमारा जयमंडल आगार आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, ये किसमें आ जाएंगे? स्वस्थाने। परस्थाने की बात करते हैं तो ये सारे के सारे, जैसे वनस्पतिक उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पवित्र उपवन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? परस्थाने हैं। इसके साथ साथ और परस्थाने में क्या कह सकते हैं? तो जो आपका एक्वेरियम है,
जो आपका एक्वेरियम है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्वेरियम कह सकते हैं, फिर आपका तालाब हो गया छोटे मोटे, जो आपके तालाब है कृत्रिम तालाब। एक्वेरियम तो ये एक हमारा क्या है, जो आपके कृत्रिम तालाब है, वो भी आपका। फिर जीन बैंक, क्या हमारा है, जीन बैंक। जीन बैंक में क्या होता है भाई, हम कहीं से कहीं और हम जीन को सीक्रेट क्या करते हैं, हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो जीन बैंक भी क्या है, तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, तो आपका परस्थाने का है, इसको याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं निम्न में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, तो आपका जयमंडलागार नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वह निम्न में से क्या पैदा करती है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी फ्लोराइड। तो याद रखिएगा जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण आती है वो विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ओजोन। जो आपकी निम्न पराबैंगनी विकिरण जो आता है वो ओजोन को, जो O3 की बात कर रहे थे हम कि O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आपका इस नेसेंट ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब इस नेसेंट ऑक्सीजन से मिलता है तो यही आपका O3 का निर्माण करता है, तो इसको याद रखिएगा। और कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू द सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी जो निकल रही है उसी के चलते पॉसिबल है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए रेटनिंग पनीर में होता है, हो सकता है। बी जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स में। सी गोल्डन चावल विटामिन ए में। और डी ओजोन, ये हमारा ओजोन है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा जो गोल्डन चावल में विटामिन ए मिलते हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट बात करें, ओजोन की परत जो है, जो ओजोन की परत है, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये मिली स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। कहाँ मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये क्या हमारा गलत है, बाकी सारे सही है। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड यूज होता है, ठीक है। और रेटनिंग पनीर में होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन आपका डी गलत है। तो जिन्होंने वो डी लगा रखा है आप लोग खुशी मना लीजिए, सबका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप इसका आंसर देना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, सी पेरियार पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए कौन सा सही है, काफी लोग लाइव हैं, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है, फटाफट बताइए। कोई पिंकू जी हैं, बी बता रहे हैं। नहीं भाई पिंकू जी ऐसे कैसे बी कह देंगे, बी तो सही नहीं है। आप ढूंढिए पहले कौन सा सही हो सकता है, जल्दी से बताइए जो लोग भी लाइव हो। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही है, बताओ भाई। पता नहीं क्यों आप लोग शर्मा जाते हैं आंसर देने में, कोई बात नहीं, अगर आप शर्मा रहे हैं तो भाई मैं तो आंसर दूंगा ही, मेरा काम है, ठीक है। वेल देखिए, जब बात करें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में बिल्कुल सही है। पेरियार, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पेरियार नदी केरल में बहती है, तो पेरियार ये भी बिल्कुल सही है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये एमपी में नहीं, ये कहाँ पड़ता है हमारा, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है ये, उड़ीसा में। अब आपको कमेंट में ये बताना है इस समय उड़ीसा में नई सरकार बन रही है, तो इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। इसमें उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन बन रहे हैं, इसको बताइएगा। ये कौन बन गया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट कमेंट में बताइएगा कि इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट में इसको लिख के बताना है आपको कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, जो लोग भी लाइव हो, ठीक है। लाइव हो या बाद में जब भी आप देखें, आपको कमेंट में ये बताना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। जो मीथेन गैस होती है वो निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। जब तक आप इसमें से आंसर ढूंढ रही है, आइए हम कुछ मीथेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए
जो मीथेन होती है, मीथेन, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो मीथेन होती है इसको हम डंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मीथेन को हम डंग गैस, या हिंदी में क्या कहते हैं, हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पेट एनिमल है, घरेलू जानवर है, जैसे गाय हो गई या फिर भैंस हो गई, तो इनके गोबर में जो स्मेल आती है वो आपकी, उसमें मीथेन अच्छे अमाउंट मिलता है, इसलिए इसको हम डंग गैस भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो मीथेन होता है, ठीक है, जो आपका मीथेन, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर मार्श गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदल। मार्श का मतलब क्या होता है, दलदल, वही दलदल, दलदल जो समझ रहे हो वो नहीं, दलदली भूमि। तो मार्श का मतलब क्या, दलदल, और चूंकि गैस दलदली भूमि मिलती है इसलिए इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, चूंकि दलदली भूमि मिलता है इसे मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जो लोग बिलाई वो भाई आंसर देते रहा करिए, आप आंसर देते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई फील वेरी वेरी गुड इन दैट कंडीशन, वेल। तो अब बात करें मार्श गैस कहते हैं। अब इसके हम और आगे देखेंगे भाई, ठीक है, हमने मार्श गैस तो कह दिया, डंग गैस भी कह दिया, ठीक है। अब इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, जो आपका मीथेन होता है, जो भी आपकी प्राकृतिक गैस होती है, जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है, या कह सकते गोबर गैस होती है, बायोगैस होती है, उसमें आपका मीथेन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। उससे मीथेन क्या होता है, बहुत ही अच्छे अमाउंट पाया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मीथेन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम देख ले, ठीक है। अब कह रहा है मीथेन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित होती है, ए केवल धान के खेतों से, बिल्कुल, जो धान के खेत होते हैं उनसे आपकी मीथेन निकलती है। अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि धान के खेतों से मीथेन निकलती है, भाई क्या हो गया भाई, सारे लाइव वाले भाग गए क्या, वेल, एक ही बार में कैसे लोग भाग जाएंगे भाई, कुछ तो होना चाहिए। हाँ चलिए लाइव है लोग, ठीक है। तो जो मीथेन है, ठीक है, जब मीथेन की बात करते हैं, ठीक है, जब मीथेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो आपकी मीथेन गैस है, तो अब मैंने इसमें क्या बोला, ये जो धान के खेत होते हैं, किसके खेत, धान के खेत, ये धान के खेत से भी मिलते हैं। कैसे, धान के खेत से ऐसे मिलते हैं क्योंकि जो धान का खेत होता है, आपको पता है वो धान के खेत में जो आपका धान होगा, धान क्या है, इसको पानी चाहिए होता है। धान के खेत को क्या चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए, और पानी के लिए क्या करते हैं हम, तो माना जाता है अगर आप चाहते हैं धान की फसल अच्छी हो तो कम से कम 4 सेंटीमीटर, कम से कम 4 सेंटीमीटर से पानी होना ही चाहिए। इंच करे तो और अच्छा है, इतना पानी हो हमेशा 24 घंटा होना चाहिए। तो होगा क्या, जब पानी रहेगा 4 इंच होना चाहिए, 4 इंच वाटर होना चाहिए, जब पानी उसमें रहेगा तो वहीं पे तो आपकी दलदली भूमि बनेगी, जब दलदली भूमि बनेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, आपकी मार्श गैस, ठीक है। तो कह रहे हैं हमसे केवल धान के खेतों में, बिल्कुल सही है। दीपक की बांग केवल दीमक की बांबी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी के ए और बी दोनों, तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगा रखा है उन सभी का सही है, क्योंकि जो ये मिलता है ये दीमक की बांबी में और धान के खेत दोनों में मिलता है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब जल्दी से। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है, ए आर्थिक वृद्धि, बी आर्थिक विकास, सी संपोषणी विकास, और डी हमारा क्या है, मानव विकास। जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा फटाफट एवरीवन। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको, एक टर्म होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम होता है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसकी बात करेंगे हम, जब बात करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा विकास जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं तो उस टाइप के विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अभी तक 17 गोल्स दिए गए हैं, 17 गोल्स, इसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी बोलते हैं। जो 17 गोल्स है एसडीजी के, एसडीजी के कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मेंस में जब भी आपको लिखना होगा तो इन 17 गोल्स में से अगर 3-4 का भी जिक्र आप कर देते हैं तो आपको दबा के नंबर मिलेगा, ठीक है। 17 गोल्स हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ और अगर बात करते हैं आप एसडीजी गोल की, तो एक और बात याद रखिएगा कि भारत मतलब विश्व का लक्ष्य क्या है कि आपका 2030 तक सारे एसडीजी गोल, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम गेन कर लें, इसकी लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, वेल, तो यहां हमसे कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के, वही समझिए होंगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं हम, संपोषणी विकास। क्या कहते हैं हम, संपोषणी विकास। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगा रखा है, आप लोग को मुबारकबाद है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, और डी नागासाकी में। डी हमारा क्या है, नागासाकी में। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, जब तक आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते हैं तब तक मैं इसके बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल की, तो ये एक आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कह सकते हैं कि एक आपका एनजीओ कह सकते हैं। ये आपका एनजीओ है एक तरह से, जो कि आपका, ठीक है, ये एक ऐसा एनजीओ है जो कि आपका शांति के लिए, फिर आपका कह सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, और ये जो वर्क करता है, इसका जो मुख्यालय है हमारा क्या है, एम्स्टर्डम में। कहाँ हमारा, एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो और जिन्होंने ऑप्शन ए लगा रखा है सभी का सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ए स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी फ्लाई ऐश। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, आपको जल्दी से बताना है। जो लोग बिलाई वो भाई फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत जरूरी होता है भाई, जब आप आंसर देते हैं देन आई फील वेरी गुड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? चलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश करते रहिए आप। निम्न में से कौन सा आपका द्वितीयक प्रदूषक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, पहली बात तो होता है कि सर द्वितीयक प्रदूषक है क्या, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। एक होता हमारा प्रदूषक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। प्रदूषण नहीं, प्रदूषक लिख रहा हूं इसलिए इसको पॉल्यूटेंट कहेंगे। और प्रदूषण की क्या होता है, पॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। जब बात करेंगे हम पॉल्यूटेंट की या प्रदूषक की, तो प्रदूषक दो टाइप, प्रदूषक वे सबस्टेंस होते हैं जो प्रदूषण कॉज करते हैं, उसी को हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक दो टाइप के होंगे, एक हमारा होगा प्राथमिक, क्या हमारा हो गया, प्राथमिक, और एक हमारा क्या होगा, द्वितीयक। एक हमारा क्या होगा, द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होंगे, जो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करें, जो डायरेक्टली प्रदूषण कॉज करें या इन्वायरमेंट को दूषित करें, उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों से बन के मिलके बने होते हैं और फिर जो प्रदूषण कॉज करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, द्वितीयक प्रदूषक। उनको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो आप जो ऑप्शन देख रहे हैं कि भाई जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बिल्कुल प्राथमिक है, क्योंकि भाई कार्बन जलाते हैं आप, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए, कुछ भी जलाइए आपको मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कोयला जला लीजिए, कुछ भी सब्सटेंस जलाइए तो इसको जलाने से बनता है, ये भी सही है। फ्लाई ऐश, ये भी क्या है, जब कोई चीज जलती है डायरेक्ट निकलती है। बट जो स्मॉग है, स्मॉग ये क्या है, ये धुएं में जब ओजोन मिलती है तो आपका स्मॉग बनता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉग। क्योंकि स्मॉग क्या है, स्मॉग एक सेकेंडरी प्रदूषक है। क्या हमारा है, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित, क्या बोल रहे हैं हम, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? इनमें से किसमें प्रजाति विविधता की बात कर रहा है, इसमें से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? प्रजाति मतलब एक ही प्रजाति की विविधता जब काफी ज्यादा होगी, उसको हम प्रजाति विविधता कहते हैं। जो लोग बिलाई वो फटाफट आंसर दीजिएगा भाई कि इसका कौन सा आंसर सही है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सही है और किसमें प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। इनमें से किसमें प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है? काफी लोग लाइव हैं। कोई पिंकू जी बोले सर ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें सही है। जल्दी से बताइए सभी लोग। भाई देखिए, होता क्या है कि जो प्रजाति विविधता की बात करते हैं, किसकी प्रजातीय विविधता की, तो ये इतना आसान नहीं है। ये मेनली एक प्रजाति की बात करिए, एक प्रजाति में जो विविधता मिलती है उसको प्रजाति विविधता कहते हैं। किस पर अधिक मिलेगी? कि जो प्रजाति विविधता है वो कहाँ अधिक मिलेगी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए कि प्रजाति विविधता कहाँ ज्यादा मिलेगी। जल्दी बोलो भाई कि प्रजाति विविधता कहाँ ज्यादा मिलेगी। बहुत टाइम ले रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं आप? नीलिमा है, नीलिमा कटियार। नहीं भाई नीलिमा जी, ऑप्शन गलत है आपका। कोरल रीफ्स नहीं होगा, ठीक है, कोरल रीफ्स आपका नहीं है, ये कोई बात नहीं। हम फिर भी इसकी आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोरल रीफ इज नॉट द करेक्ट आंसर। वेल आइए देखते हैं। जब हम प्रजाति विविधता की बात करते, देखिए आपको पता होगा, इसके लिए हम ग्लोब को बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यारा ग्लोब है, ये हमारा प्यारा ग्लोब है। इसी जो बार बार मैं इसको देख के आप फटाफट पक्का आंसर बताइए। ये हमारा क्या है? इक्वेटर है, ये कैसे? तो भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब इसके भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और आपका 23.5 डिग्री नीचे, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, जब इसकी बात हम करेंगे तो ये क्षेत्र जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी ज्यादा पड़ेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे धूप ज्यादा होगी। जब धूप ज्यादा होगी तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी। जब बारिश ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो जैव विविधता ज्यादा होगी। तो ये जो क्षेत्र होगा ये आपका सर्वाधिक जैव विविध क्षेत्र होगा। क्या होगा हमारा? ये सर्वाधिक जैव विविध क्षेत्र। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गहरे समुद्र। भाई गहरे समुद्र में तो जैव विविधता तो मिलेगी नहीं, ठीक है। बात करते हैं आप कोरल रीफ, मरुस्थल। मरुस्थल बिल्कुल भी, इन दोनों में सबको चूज करना था, कोरल रीफ और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसमें जैव विविधता बहुत ही ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी जिन्होंने लगा रखा है सबका सही है। जिन्होंने भी आपका ऑप्शन बी लगा रखा है सभी को मुबारकबाद, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। ए मॉस्को में, बी पेरिस में, सी बर्लिन में और डी टोक्यो में। जल्दी से बताइएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र का COP21 हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था। अरे कितना समय दें भाई, आप तो आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए आंसर आ रहा है, आवाज आ रही है, अच्छी बात है। मुझे आप मेरी आवाज अब तक ना पहुंच रही हो तो जल्दी से बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था। जल्दी बताइएगा, जो COP21 है ये कहाँ हुआ था। अंजू, दैट्स नॉट करेक्ट, सही नहीं है, जल्दी से बताइए। जो COP21 है वो कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। सिंपल है भाई, बहुत बार पूछा है ये COP21। जल्दी से बताइए कि COP21 में कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइएगा। यही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आएंगे और फिर आप वही टाटा फिस हो जाएंगे अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो। इसलिए कहता हूँ रिविजन बहुत जरूरी है। रिविजन इतना जरूरी है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने का कोई वर्ड्स ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था। इसमें आपका COP27 चल रहा है, बट याद रखिएगा आपका ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे हुआ था हमारा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। ए सन 2000 में, बी 2008 में, सी 2012 में और डी 2015 में। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके लिए शायद आपको सर्च करना पड़े, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? 2008 में। जो आपका जलवायु परिवर्तन पर
भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 2008 में। ठीक है, जो लोग भी अगर बी आंसर दे रहे हैं तो सभी लोग बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए महासागर, बी वन, सी पर्वतीय और डी मरुस्थलीय। जल्दी से बताइएगा। देखिए, जब हम सबसे स्थिर पारितंत्र की बात करते हैं तो भाई सबसे स्थिर पारितंत्र वो होगा ना जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ रहे हो, जो स्थायी हो, वही तुम्हारा क्या होगा? स्थिर पारितंत्र होगा। तो होता ही है कि जब हम सबसे स्थिर पारितंत्र की बात करते हैं तो आपको पता पूरे वर्ल्ड में, पूरे सॉरी अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ में आपका वाटर ने मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई कर रखा है। तो आप देखेंगे अबाउट 71% तो जल ही भरा पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे स्थायी पारितंत्र की बात करेंगे वो कहाँ होगा? हमारा महासागर होगा। कहाँ होगा? महासागर। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लग रखा है खुशी मना लीजिए, आप सभी का सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसिनेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? ए कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, बी कूड़ा कचरा को इसमें रखने के लिए इंसिनेटर्स, और सी पेड़ों को काटने के लिए, और डी खाद बनाने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा इंसिनेटर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जो आपके इंसिनेटर्स है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जल्दी से बताइएगा। एक दो ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूँ, ये नहीं है, ठीक है, और ये नहीं है। अब आपको इन सब में से बताना इसमें से कौन सा सही है, ए और डी। ये आपको होमवर्क है, ए और डी है, ये आपको होमवर्क है। आपको ये बताना है जब भी आप मौका मिले, आज कल परसों नरसों तरसों जब भी मौका मिले, 6 महीने बाद 6 साल बाद, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे इसका कौन सा आंसर सही है। जल्दी से, इट इज अ होमवर्क। मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको ए और डी इसमें से कौन सा सही होगा आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, जल्दी से नहीं, आप जब भी मौका मिले आप बताइए। ठीक है, वैसे मैं जान रहा हूँ इसमें कोई नहीं लिख रहा है, जो लोग भी लाइव हो सोच के बताऊंगा। क्या लिखा आपने? सी 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 कौन से का सी लिखा है भाई? आप जिस ऑप्शन को लिख रहे हैं बता, क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर बताइए, फिर अब समझ में आएगा कि आप किसका लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सोच के बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वेल, आइए मोर आगे देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव क्या है। ए वैश्विक ताप में वृद्धि, बी सी जल सागर जल के ताप में वृद्धि, और डी नदी एवं झीलों के ताप में वृद्धि। जो लोग भी लाइव हो फटाफट बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, वेल देखिए, जब बात करेंगे हम कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस को समझने के लिए आप क्या करें, एक शीशे का हम जार ले लेते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या शीशे के जार ले लिया था। ठीक है, अब इस जार में सपोज कर हमने गमला रख दिया, एक हमने गमला रख दिया, एक पॉट रख दिया। अब इस गमले को या कह सकते हैं स्पॉट को रखने के बाद, ठीक है, इस गमले को 20 का डी सोच के बताऊंगा। 20 का डी वेल, बहुत अच्छा, सही है आपका, वेरी गुड। सोच के बताऊंगा जी, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेल आइए हम और बात करते हैं इसमें और आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका हरित गृह प्रभाव क्या है। जब तक मैं बातें करता हूं आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा सही है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि 21 नंबर का कौन सा सही है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमने क्या किया था, एक शीशे का पूरा जार ले लिया, ग्लास का जार था, एक हमने शीशे का जार ले लिया था, और इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने कोई पौधा प्लांट रख दिया था। तो आपको पता होगा जो प्लांट होता है वो CO2 को इमिट करता है। क्या करता है? ये आपका CO2 को इमिट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने इसमें अलग से अपने मेथेन डाल दिए थे, हमने CH4 डाल दिया था। ठीक है, हमने जलवाष्प डाल दी थी, जलवाष्प डाल दी थी, और हमने इसको धूप में रख दिया। आपको पता होगा कि भाई शीशे का जार है तो आराम से इसमें जो सनलाइट है, जो आपके सनलाइट है इसमें आराम से आएगी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे घरों की बात, गर्मी की बात है, घरों में क्या होता है जब गर्मी चल रही है खूब धूप आती है, खूब धूप आती है, घर की दीवारें गर्म हो जाती हैं। बट जैसी रात बीत जाती है तो देखा होगा आपने कि 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद धीमे धीमे, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद क्या होता है, धीमे धीमे बिल्कुल ही आपका ठंडक होती है। सही है आपका, सोच के बताऊंगा जी। आपका आंसर 21 का बी बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? बी लिखा आपने? नहीं भाई, बी नहीं है, थोड़ा फिर से सोचिए। तो अब होता क्या है कि अब इसके चलते होता क्या है कि अब होता ही है कि अब इसके चलते जो ये है, इस तरह दीवारें अपना छोड़ देती है। दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं, वो धीमे धीमे आप गर्मी छोड़ती हैं। जिस छत को देखिए, छत पे आप जाइए बिल्कुल ही गर्म होगा, बट जैसे जैसे रात बीतती है वो गर्मी छोड़ता है। इसी तरह जो पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट है, ये दिन में जो भी सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, रात में उसको धीमे धीमे, जब सूर्य भगवान छिप जाते हैं तो धीमे धीमे क्या करता है, उसको एनर्जी को रिलीज करता है वो।
एनर्जी को क्या करता है, धीमे धीमे रिलीज करता है। अब होता ये है कि जब एनर्जी को धीमे धीमे रिलीज करता है तो इसके चलते फिर से आसमान ठंडा हो जाता है, पूरा इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, और मॉर्निंग में देखेंगे अब 2-2:30 बजे तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि ये जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब भी पूरे इन्वायरमेंट पे अवेलेबल है। तो ये जो गैसेज हैं, ये सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं, बट ये फुल्ली रिलीज नहीं करते। जैसे मैंने दीवार का एग्जांपल लिया कि जो आपकी दीवार है वो क्या करेगी, वो फुल्ली जो एनर्जी है उसको वो रिलीज करती है, बट ये क्या करेंगे, ये आपका फुल्ली एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं, कुछ एनर्जी अपने पास ही रख लेते हैं। इसके चलते होगा ये कि धीमे धीमे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, वैश्विक तापन आएगा। क्या होगा हमारा, वैश्विक तापन आएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगा रखा है कि वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाएगी। ये एक दिन की घटना नहीं है, ये क्या होता है, इसमें लॉन्ग टाइम का समय लगता है, इसमें धीमे धीमे काफी लंबा समय लगता है, और धीमे धीमे समय लगने के बाद क्या होता है, ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम वैश्विक तापन कहते हैं, या हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? एवरीवन जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ए इथेन, बी ब्यूटेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी मीथेन। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? देखिए, जब आप प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस की, तो इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। और जब हम नेचुरल गैस के भाग की बात करेंगे तो इसमें हमारा मीथेन तो पक्का आएगा, मीथेन आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ये मेन गैसेस हैं। तो जहां पर भी आपके मीथेन दिख जाए लगा लीजिएगा कि निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है। तुम्हारा क्या है? मीथेन। मीथेन के बारे में बहुत सी बातें मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखी थी, तो उसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? आपने इसका आंसर देख लिया, ठीक है। आइए, यही हमसे पूछता है एलपीजी, कि हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स यूज होते हैं, कौन से, एलपीजी सिलेंडर्स का मुख्य अवयव क्या है? तो सीधे बोलते सर इसका मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसका मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसके साथ साथ अगर ये पूछा जाता आपसे कि सर प्रोपेन और ब्यूटेन तो सही है, अब इसमें जो स्मेल आती है, इसमें जो बदबू आती है, वो क्यों आती है? उसके लिए आपको बताना पड़ता है सर इसमें जो बदबू आती है उसके लिए हम अलग से मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं हम? तो मिक्स करते हैं इथाइल मरकैप्टेन। क्या यूज करते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। हम इथाइल मरकैप्टेन यूज करते हैं, जिसके चलते एलपीजी सिलेंडर्स में बदबू आती है, स्मेल आती है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एवरीवन हु इज लाइव देयर देन प्लीज ट्राई टू अटेंड दीस क्वेश्चंस। दीस क्वेश्चंस आर मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है? जल्दी से बताइए भाई। निम्न में से कौन सा भारत में गिद्धों के कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं कुछ और बातें करता हूं। देखिए, जब बात करेंगे हम गिद्धों की, जो आपके वल्चर्स या गिद्ध होते हैं, आपको पता होगा जो भी पशुपालक होते हैं, जो भी पशुपालक होते हैं जिनके गाय भैंस वगैरह होती है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पशु जब बीमार हो जाते हैं, जो पशु हैं जब वो बीमार हो जाते हैं या वो दर्द से पीड़ित होते हैं, तो वो कुछ मेडिसिन देते हैं। क्या करते हैं? कुछ दवाओं को देते हैं। और ये जो दवाएं होती हैं, ठीक है, ये जब दवाएं होती हैं जब उस एनिमल की बॉडी में जाती हैं, ठीक है, मैंने मेडिसिन दे दी इसको, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि क्या हमारी है, हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। क्या होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होती हैं? कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है।
भाई जिसको आंसर लिखना फटाफट लिख दीजिएगा जब तक मैं बात कर रहा हूँ। ये आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वे सबस्टेंस होते हैं जो कि हमारा एनवायरमेंट में जल्दी खत्म नहीं होते, जैसे डीडीटी हो गया, आपकी कुछ ऐसी शीशा हो गया, ठीक है, कांच हो गया, जल्दी खत्म नहीं होगा, प्लास्टिक हो गया, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं पदार्थ, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, जब इनको दे दिया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए उन्होंने तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको पता है ये जब एनिमल्स मरेंगे, जो गाय या भैंस ये मरेंगी, तो इसको पशुपालक क्या करता है, खुले में फेंक देता है। और जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो अपने भोजन के लिए इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, ये इन्हीं भैंस और गाय पे डिपेंड होते हैं, उन्हीं को मीट को खाते हैं। बट उनकी बॉडी, जो वल्चर्स होते हैं, गिद्ध होते हैं, उनकी बॉडी या उनका किडनी इतना डेवलप नहीं होता है, उनकी बॉडी या किडनी इतना डेवलप नहीं होता है कि वो उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर पाए, वो उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर पाए, और इसलिए बेचारे मर जाते हैं। और भारत में जो गिद्धों के विलुप्तीकरण का जो एक रीजन है, ये रीजन यही है, ठीक है। तो आप उस मेडिसिन की बात करते हैं, तो उस मेडिसिन का नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक। क्या नाम है इसका, डाइक्लोफेनाक। और भारत में जो आपका पशुओं को दी जाने वाले जो वेटनरी मेडिसिन है, पशुओं को दी जाने वाले को वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। जो वेटनरी यूज ऑफ आपका डाइक्लोफेनाक एन है, सोडियम, वो आपका बंद है, तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ही बैन है, आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंखों में धुआं को प्रभावित करने वाला कौन सा, सॉरी, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी पैरा एसिटिल नाइट्रेट। क्या होता है इसका, डी पैरा एसिटिल नाइट्रेट। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा जो लोग भी लाइव हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो उनको देख के शर्माइए मत, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओवर देयर, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा सभी लोग, जो लोग भी लाइव हो फटाफट बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए जब तक आप आंसर ढूंढ रहे हैं मैं इसका आंसर देता हूं कि आंखों में, देखिए, जैसे आंखों में क्या होता है, धुआं जैसे निकलता है, आंखों में जो धुआं लगता है तो क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू निकल लेते हैं, गंगा यमुना बहने लगती है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होता है पैरा एसिटिल नाइट्रेट। क्या रीजन होता है इसका, पैरा एसिटिल नाइट्रेट। तो धुएं वगैरह में जो आपका पैरा एसिटिल नाइट्रेट है, आपका ऑप्शन डी, धुएं में जो आपका पैरा एसिटिल नाइट्रेट होता है, इसी के चलते क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या होता है, इसको हम पैन बोलते हैं, PEN, या पैरा एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं, जिसके चलते हमारी आंखों से धुएं निकलते हैं। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? वाह, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ए नाभ की ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम ऊर्जा, और डी कोयला ऊर्जा। इसका आंसर भाई जो लोग भी लाइव हो फटाफट देने की कोशिश करिएगा, सोच के बताऊंगा जी। अरे कहाँ गए भैया, आइए आंसर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। वेल, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, सॉरी, हाँ, प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभ की ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम ऊर्जा, और डी कोयला ऊर्जा। मैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर दे सकें। देखिए इसका उत्तर आपका नाभ की ऊर्जा भी नहीं होगा और आपका पेट्रोलियम ऊर्जा भी नहीं होगा। अब आपको इन दोनों में से चुनना है कि सौर ऊर्जा और कोयला ऊर्जा कौन सा इसमें प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आप लोग का क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोग होमवर्क है, आपको इसको सर्च करके बताना है और लिखिएगा कमेंट में कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं और क्यों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है। याद रखिएगा सूर्य से जो एनर्जी मिलती है वो तो होती नहीं है, बस आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें से पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है। आपको चूज करना है ऑप्शन बी और डी में से, किस ऑप्शन में से चूज करना है, ऑप्शन और बी और डी में से कौन सा आपका नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, जब भी मौका मिले, आज कल परसों नरसों, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पक्का लिखिएगा, ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, ठीक है। चलिए
फटाफट इसकी कोशिश करिएगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, जब उन चीजों को मैं लिख दूंगा तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये पीसीएस के क्वेश्चन है तो आप इनको लेके घबराइए नहीं, आप फटाफट देखिए मेरे साथ आप बने रहते हैं। जो आप 125 की बात कर रहे हैं, जैसे आज हमारा हमने देखिए हमने क्या किया, हमने 5 क्वेश्चन 5 वीडियोस हमने साइंस के कर लिए, 5 मॉक टेस्ट हमने आज इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर लिए। कल से हम पॉलिटी की बात करेंगे। विश्वास मानिए ये जो धीमे धीमे आपके पास अभी भी 120 दिन से ज्यादा का समय है आपके यूपी पीसीएस प्री के लिए। और जब बात करेंगे आप यूपी पीसीएस प्री के बाद जब आप बात करेंगे आप सीधे आरओ के लिए, तो तब तक आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई होगी। कितनी बहुत ही अच्छी। इसलिए मैं कहता हूँ लगातार मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है और धीमे धीमे आपकी तैयारी बिल्कुल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इसका देखते हैं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए उससे पहले कुछ बातें कर लेता हूं मैं, क्या सही होगा। देखिए जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, देखिए तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कब आया था हमारा 1972 में, कब आया था हमारा 1972 में। ठीक है, जो जैव विविधता अधिनियम में कब आया था हमारा 2002 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था हमारा 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था हमारा 1973 में। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पहले हुआ था। देखिए आइए आप खुद मिलाइए। तो सबसे पहले हमारे क्या 1972 आया है, तो मतलब 3 तो पहले आना चाहिए। जब 3 पहले आना चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, खत्म हो गए। अब आपको इनमें चूज करना है कि निम्नलिखित घटनाओं को उसके कारणक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है, अब 73 के बाद क्या आएगा, सॉरी 72 के बाद 73, तो आपका क्या होगा 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 किसमें है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। ए समुद्र तल का बढ़ना, बी हिम नदी का पिघलना, सी बीमारियों का फैलना और डी प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। डी हमसे क्या बोल रहा है, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो ऐसा कौन सा कारण है जो वैश्विक ताप वृद्धि के लिए, मतलब जिसके लिए वैश्विक ताप वृद्धि रिस्पॉन्सिबल है। जल्दी से जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो वैश्विक ताप वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग, देखिए मैंने आपको पहले ग्लोबल वार्मिंग समझाया था। देखिए जब पूरा वैश्विक ताप की वृद्धि होगी तो जो आपका ग्लेशियर्स होंगे, क्या होंगे, जो ग्लेशियर्स होंगे, हिमनद होंगे, वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो क्या होगा, जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो हिमनद जो है वो पिघलेंगे। जब पिघलेंगे वो, तो उनका जो पानी है, उनका जो पानी है वो कहाँ होगा, नदियों में आएगा। जब उनका पानी नदियों में आ जाएगा, ठीक है, जब उनका पानी क्या होगा, नदियों में आएगा, तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जब नदियों में बाढ़ आएगी, ठीक है, तो बहुत सारे पानी फैलने लग स्टार्ट होंगे, तो उससे बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, और आफ्टर ऑल जो नदी का पानी कहाँ मिलेगा, समुद्र में जाएगा। तो जब समुद्र में बहुत ज्यादा चारों तरफ से पानी आना स्टार्ट होगा तो उसका तल क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सबका आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, पहले कहते हैं समुद्र तल का बढ़ना, समझ गए आप कि आफ्टर ऑल पिघलने के बाद नदियों का पानी कहाँ पहुंच रहा है आपका, सॉरी हिमनद का पानी नदियों में, नदियों का पानी समुद्र में। ये तो बिल्कुल सही है कि भाई होगा। हिमनद का पिघलना मैंने पहले बताया, बीमारी का फैलना ये भी सही है, प्रवाल भित्ति का विरंजन ये भी बिल्कुल सही है कि जो आपके जो कोरल रीफ्स होते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं या जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, जो कोरल रीफ या जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, ये आपका टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। क्या होती है, टेम्परेचर के प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। यही एक रीजन है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम मीन्स 1 2 3 4 सारे सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। अच्छा, निम्नलिखित उपभोक्ता उपभागों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। ए साबुन एवं अपमार्जक, बी कागज एवं प्लास्टिक, सी सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल और डी औषधियां एवं प्रतिजैविक। औषधियां एवं प्रतिजैविक, जल्दी से बताइएगा। तो आप देख रहे हैं जो हम कृषि उत्पादों की बात करते हैं, किसकी, हम कृषि उत्पादों की। जब हम कृषि उत्पादों की शुद्धता की बात करते हैं तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, तो जब कृषि उत्पादों की शुद्धता की बात आती है तो उस समय हम यूज करते हैं आपका एग मार्क। उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें हम एग मार्क का सिंबल देते हैं। जब भी कुछ खरीदने जाते हैं खाने पीने का, क्या बोलते हैं कि भैया इसमें एग मार्क का सिग्नल है कि नहीं है, सिंबल है कि नहीं है। अगर है तो समझ जाइए वो आपका शुद्ध कृषि उत्पाद है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं इको मार्क,
इको मार्क का मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली। क्या होता है? इको फ्रेंडली। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए शुद्ध होते हैं, उनको हम इको फ्रेंडली कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इको फ्रेंडली कहते हैं। तो जो जिस सब्सटेंस पे आपका इको मार्क हो गया, समझ जाइए कि इको फ्रेंडली है। साबुन एवं अपमार्जक बिल्कुल इन पे होता है, कागज एवं प्लास्टिक इन पे भी होता है, सौंदर्य प्रसाधन पे भी होता है। जो औषधियां एवं प्रतिजैविक है, इन पे नहीं होता है। इन पे जो मार्क लगाने का काम है कौन करती है? एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है, या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है। मतलब औषधि विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन लग रहा है फिर से आ गया है कि सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि जो महासागर है, ऑप्शन बी, ये क्या होता है? आपके सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सूची एक को सूची दूसरी, अच्छा ये बढ़ गया था क्वेश्चन। इसमें हमें इसको मिलाना है कि कौन सी वनस्पति कहाँ है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एक आध मिला ले तो काम चल जाएगा। जो पतझड़ वन होते हैं कहाँ मिलते हैं हमारे? वो राजस्थान में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जो शंकुधारी वन है कहाँ मिलते हैं? हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। जो आपके कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगी? हमारी सुंदरबन डेल्टा मिलेगी। और उष्णकटिबंधीय कहाँ मिलेगा? साइलेंट वैली में। अब इसके बेसिस पे मिला लीजिए। तो डी का थ्री सब में है, वेल डन। आपका ए का फोर देख लीजिए, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लास्ट में थैंक यू लिख देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह हमारी क्लास में बने रहिए। विश्वास मानिए क्लास डेली होती है, और इन क्लासेस में आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ क्विक रिवीजन की बात आएगी, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो विश्वास मानिए आप पूरा पूरा घटना चक्र और जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप रिवाइज करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।